Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandile, faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों आज हम कक्षा 9 की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ 6 दिए जल उठे पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक मधुकर उपाध्याय हैं। बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अनेक नेताओं का योगदान है, जिनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि अनेक नेताओं के नाम शामिल हैं। बच्चों इन नेताओं ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए समय समय पर विभिन्न आंदोलन किए। उन्हीं में से एक आंदोलन है दांडी यात्रा। बच्चों दांडी आंदोलन, जिसे हम नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, यह 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया एक सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। बच्चों दांडी एक गुजरात में एक समुद्र तटीय गांव है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 में साबरमती से रवाना हुए और 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी जो एक गांव था वहां समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां पर उन्होंने 6 अप्रैल को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग किया था। बच्चों अंग्रेजों ने नमक उत्पादन और उसके विक्रय यानी उसकी बिक्री के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था और नमक जीवन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तो इसीलिए नमक के ऊपर लगाए गए इस कर को हटाना बहुत आवश्यक था। तो भारतीयों को इस कर से मुक्त कराने के लिए ही ये आंदोलन शुरू किया गया था। बच्चों दांडी मार्च यानी कि नमक विरोधी जो ये आंदोलन था ये पूरे 1 वर्ष तक चला और सन 1931 में महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ और उसके साथ ये आंदोलन समाप्त हुआ। तो बच्चों दांडी मार्च के दौरान नेताओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्हें इस यात्रा के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इस पाठ में उन्हीं का वर्णन किया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं पाठ 6 दिए जल उठे। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? बच्चों रास गुजरात में एक जगह का नाम है। तो ये जो दांडी यात्रा जो शुरू की गई थी, इसके लिए सबसे पहले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो 7 मार्च को रास पहुंच गए थे और कूच यानी रवाना होने के लिए दांडी यात्रा जो शुरू करनी थी उसके लिए पहले से ही इनकी योजना इनको बनानी थी। तो सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे और वहां पर उनको भाषण नहीं देना था क्योंकि इसकी मनाही थी, लेकिन लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया, उनसे विनती की। तो इसीलिए जो वल्लभ भाई पटेल थे वो सिर्फ 2 शब्द कहने के लिए तैयार हुए और उन्होंने इतना ही कहा कि भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? यानी कि जो ये हम आंदोलन करने जा रहे हैं, दांडी तक पहुंचने के लिए जो हम आंदोलन कर रहे हैं नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? और सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। तो उन्होंने कहा कि आप इसके लिए तैयार हैं, लेकिन इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। बच्चों निषेधाज्ञा का अर्थ है किसी बात की मनाही, किसी कार्य को करने की मनाही, यानी कि ऐसा आदेश निकाल दिया जाता है जिसके तहत किसी कार्य को करने की मनाही का आदेश होता है वो, यानी कि उसकी मनाही कर दी जाती है कि ऐसा नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार
कर लिया गया और पटेल ने जो 2 शब्द कहे थे उसी के लिए उन्हें इस कानून के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई। बच्चों, वहाँ का जो कलेक्टर था, स्थानीय जो वहाँ का कलेक्टर था उस समय वो था शिलीडी, और शिलीडी के आदेश पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये गिरफ्तारी हुई थी। और इसका कारण ये था कि जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। जब इससे पहले अहमदाबाद में एक आंदोलन हुआ था और उस समय जो शिलीडी था वो वहीं पर था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ ऐसा किया कि उसे वहाँ से भागना पड़ा। तो एक तरह से उसके मन में बदले की भावना थी और क्योंकि वो उनसे चिढ़ा हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल से चिढ़े होने के कारण ही उसने अचानक निषेधाज्ञा लागू कर दी, जिसके तहत उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करवा दिया। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। कबूल का अर्थ होता है स्वीकार करना। बच्चों, वल्लभ भाई पटेल को पुलिस के पहरे में यानी कड़ी निगरानी में, पुलिस के पहरे में यानी पुलिस की कड़ी निगरानी में, बोरसद एक स्थान का नाम है, ये भी गुजरात में ही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुलिस की निगरानी में, कड़ी निगरानी में बोरसद की अदालत में लाया गया और जहां उन्होंने अपना जो गुनाह तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने 2 शब्द कहे थे, ये चीज़ उन्होंने स्वीकार कर ली। ये कोई बड़ा अपराध, कोई अपराध था ही नहीं, ये किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने 2 शब्द कहे थे। जज को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दें, क्योंकि वाकई में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था। इसीलिए जज को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें किस धारा यानी एक्ट, किस धारा या किस एक्ट के तहत क्या सजा दें और कितनी सजा दें। तो 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा और जज को इस छोटे से फैसले के लिए 1.5 घंटे का समय लग गया, यानी कि उनको सोचने समझने में ही इतना समय लग गया कि वो क्या करे। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई और जज के द्वारा ये सज़ा सुनाई गई। उन्होंने पटेल के ऊपर 500 रुपये जुर्माना लगाया और 3 महीने की उन्हें सजा दे दी। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अहमदाबाद में साबरमती में जो जेल था वहाँ पर ले जाना था। बोरसद से साबरमती जेल उन्हें ले जाना था और जिस रास्ते से उन्हें साबरमती जेल ले जाना था उसी रास्ते में गांधी जी ने जो साबरमती में आश्रम बना रखा था वो भी उसी रास्ते में पड़ता था और गांधी जी को इस बात का समाचार मिल चुका था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करके उन्हें सजा दे दी गई है। उन्होंने कहा दे दी गई है। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। क्षुब्ध का अर्थ होता है नाराज। तो गांधी जी इस बात से बहुत नाराज थे कि उन्हें बिना वजह गिरफ्तार करके सजा दी गई है। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के बाद में गांधी जी ने कहा कि दांडी कूच यानी रवाना होने के लिए जो तारीख यानी जो डेट जो तय की गई है 12 मार्च, हो सकता है कि उससे पहले ही उन्हें दांडी के लिए निकलना पड़ जाए, रवाना होना पड़ जाए। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। तो आश्रम का जो एक व्यक्ति था वो पूरा टाइम देख रहा था कि बोरसद से सरदार वल्लभ भाई पटेल को कार के द्वारा, गाड़ी के द्वारा साबरमती जेल पहुंचाया जा रहा था। तो गाड़ी के द्वारा यदि वो साबरमती जेल ले जाए जाते हैं तो उनको आश्रम तक आने में कितना समय लगेगा, क्योंकि आश्रम उसी रास्ते में पड़ रहा था। आश्रम वासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे और वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस रास्ते से ले जाया जा रहा था तो वो एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलना चाहते थे, इसीलिए वो टाइम देख रहे थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे
खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी। तो जब गांधी जी को भी बताया गया तो गांधी जी भी स्वयं आश्रम से बाहर आए, उनके साथ उनके जो अनुयायी थे और भी जो नेता वगैरह जो भी थे वहाँ पर आश्रम में, वो सब बाहर निकल के आ गए और वो सड़क के दोनों तरफ खड़े हो गए, क्योंकि उनको ये था कि शायद जो सरकार है वो गाड़ी को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिस गाड़ी में लाया जा रहा था उसको रुकने का वहाँ आदेश शायद नहीं होगा, वो नहीं रुक पाएंगे। लेकिन मोटर रुकी, लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिस गाड़ी से ले जाया जा रहा था वो रुकी। और इसका कारण क्या था? पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना सम्मान था, उनकी इतनी प्रतिष्ठा थी, उनकी इतनी इज्जत थी कि पुलिस वालों को भी वहाँ पर गाड़ी रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात। संक्षिप्त का अर्थ होता है बच्चों छोटी सी। एक संक्षिप्त मुलाकात यानी एक छोटी सी मुलाकात। संक्षिप्त मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। सड़क के किनारे ही महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक छोटी सी मुलाकात हुई और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रवाना होते हुए महात्मा गांधी और जो अन्य आश्रमवासी थे उनसे कहा कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। इसका तात्पर्य यह है, इसका आशय यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो इस आंदोलन को जिन्होंने सबसे पहले शुरू किया था, लेकिन अब उनको तो सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और जब वो जेल जा रहे थे तो पीछे से इस आंदोलन को आगे जारी रखने के लिए किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी उठानी ही थी ना। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी थी? महात्मा गांधी की और बाकी लोगों की, क्योंकि संभव था कि आगे जाकर महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, तो बाकी जो इस आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे उनका भी तैयार रहना आवश्यक था। तो उन्होंने यही कहा, क्योंकि वो तो अब जेल जा रहे थे और पीछे का जो बाकी काम है वह अब उन लोगों को देखना था, इसलिए उन्होंने ये बात कही। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। बच्चों, पटेल को जो सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया था उसकी देश भर में आलोचना की गई। प्रतिक्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाला कार्य। प्रतिक्रिया का अर्थ है किसी कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाली क्रिया या कार्य। तो ये जो कार्य किया गया था सरकार के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करने का, इसके देश भर में इसकी आलोचना हुई और दिल्ली में जो केंद्रीय असेंबली थी वहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो थे उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने का जो ये सरकारी कदम उठाया गया था कि न तो कोई उनके ऊपर मुकदमा चला, ना कोई उनका ऐसा बड़ा अपराध था, इसकी बहुत ही भर्त्सना की गई। भर्त्सना यानी निंदा की गई कि पटेल ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके लिए उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जेल भेजा गया, तो इसकी बहुत निंदा की गई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी और ये जो प्रस्ताव पारित यानी पास करना या पास होना, जो प्रस्ताव कोई भी जो डिमांड रखी जाती है, जो सुझाव रखा जाता है, वो वहाँ पर सुझाव वो जो था वो पास नहीं हो सका, पारित नहीं हो सका और कई नेताओं ने इसके संबंध में अपनी अलग अलग जो उनकी राय थी, वो अलग अलग जो सुझाव थे वो उन्होंने पेश किए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। जो जिन्ना थे उन्होंने भी इसकी आलोचना की और उन्होंने इसको अभिव्यक्ति यानी अपने विचार प्रकट करने की जो स्वतंत्रता होती है उसकी उन्होंने कहा कि ये विचार व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है उस सिद्धांत की ये अवहेलना की गई है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए और यहाँ पर उसी आज़ादी का हनन किया गया है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे और उस समय हमारी जो भारत में जो सरकार थी वो एक तरह से अंग्रेज़ों की सरकार थी। हम उन्हीं के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे क्योंकि सारे जो भी आदेश दिए जाते थे वो अंग्रेजी सरकार द्वारा ही दिए जाते थे, जो कहें कि भारतीय हित में वह बिल्कुल भी नहीं होते थे। और यहाँ पर नज़ीर का अर्थ है उदाहरण।
तो जिन्ना ने कहा कि भारत सरकार, जो उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, वो जो इस तरह का काम कर रही थी, जो उदाहरण उन्होंने जनता के सामने पेश किया था कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी करवाई थी, तो कहीं ना कहीं भविष्य में इसके गंभीर परिणाम उनको भोगने पड़ सकते हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लगा था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंचे थे, गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। बच्चों, गांधी के रास पहुंचने के समय ही ये कानून लगाया गया था, निषेधाज्ञा जो लागू की गई थी ना, कि किसी को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, यदि किसी ने कुछ भाषण दिया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जिसके तहत सरदार पटेल को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन दांडी पहुंचने के लिए जो गांधी जी के सहयोगी थे, जो सत्याग्रही थे, गांधी जी थे, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, और साथ में उन्होंने अब्बास तैयब जी को भी इसके लिए तैयार कर लिया था। वो भी वहां पहुंच गए थे रास में, क्योंकि यदि गांधी जी को सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पीछे कोई नेतृत्व करने वाला तो होना चाहिए ना। तो गांधी वहां रास से दांडी के लिए कूच करने के लिए, यानी कि रवाना होने के लिए, जो उनका नेतृत्व करेगा सत्याग्रहियों का, वो पहले से ही ऐसा नेता तैयार होना चाहिए। तो वहां पर अब्बास तैयब जी को इसके लिए तैयार कर दिया गया था, तो वो भी वहां पहुंच गए थे। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि आगे जाकर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन जलालपुर वो पहुंच गए थे, वहां तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन अपनी तरफ से वो पूरी तरह से तैयार थे इसके लिए कि यदि गिरफ्तारी हो भी जाती है तो उनका नेतृत्व आगे कौन करेगा और किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इस कार्य को जारी रखते हुए जो उन्होंने तारीख निश्चित की थी कि उनको कब तक दांडी पहुंचना है, तो उस तारीख तक पहुंचने के लिए उनको पहले से आगे से तैयारी करनी थी कि यदि उनके नेता आगे से आगे अगर गिरफ्तार होते जाते हैं तो उसके बाद नेतृत्व कौन करेगा। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपालदास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और देवण में है। बच्चों, गांधी जी जब रास पहुंचे तो वहां पर उनका भव्य यानी शानदार, गांधी जी के रास पहुंचने पर उनका वहां पर शानदार स्वागत किया गया। और जो दरबार समुदाय, दरबार बच्चों एक तरह से एक कम्युनिटी थी, एक समुदाय था दरबार। तो जो दरबार समुदाय के लोग थे, गांधी जी का स्वागत करने वाले लोगों में सबसे अग्रणी, सबसे आगे वही थे। और जो दरबार कम्युनिटी के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, उनमें दो व्यक्ति सबसे प्रमुख थे, एक तो गोपालदास और एक रविशंकर महाराज, और वो दोनों भी उस समय वहाँ पर मौजूद थे। गांधी ने जो वहाँ पर भाषण दिया उसमें जो सबसे खास तौर पर जिन्होंने भूमिका उन्होंने इस आंदोलन के दौरान, जिनके द्वारा सबसे बढ़िया काम किया जा रहा था, जो सबका सहयोग कर रहे थे, तो उन्होंने अपने भाषण में भी इन दरबार समुदाय के व्यक्तियों का, गोपालदास और रविशंकर महाराज का उल्लेख किया, यानी इनके बारे में उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया। और यहाँ जो दरबार जो कम्युनिटी थी, जो समुदाय था, कुछ दरबार जो थे वो रास में रहते थे, और इनकी जो मुख्य बस्ती थी, यानी कि जहाँ से ये मुख्य रूप से ताल्लुक रखते थे, जहाँ से ये मुख्य रूप से संबंधित थे, वो दो बस्तियाँ इनकी प्रमुख थी। एक तो कनकापुरा और एक उसी से सटा हुआ गांव देवण में, सटे हुए जो गांव थे वो देवण में थे। तो यहाँ पर ये प्रमुख रूप से रहते थे, यहाँ से ये मुख्य रूप से संबंधित थे। तो गांधी जी ने इनका अपने भाषण में उल्लेख करते हुए इनकी बहुत तारीफ की। बच्चों, यहाँ पर एक आप पहला आंतरिक प्रश्न आप नोट कर लीजिए इसी पेज पर, पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पर आप पहला आंतरिक प्रश्न लिखें, गोपाल दास और रविशंकर कौन थे और वह कहाँ रहते थे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, गोपाल दास और रविशंकर कौन थे और वह कहाँ रहते थे। बच्चों, इसका उत्तर आप लास्ट पैराग्राफ में दरबार समुदाय के लोग, बच्चों आप यहाँ पर लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें आ जाइए, दरबार समुदाय के लोग।
यहाँ पर आप यहाँ पर ब्रैकेट बना लीजिए और आप दरबार से पहले यहाँ पर ऐड कर लीजिए वे दरबार समुदाय के लोग थे। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, दरबार से पहले वे दरबार समुदाय के लोग थे। इसके बाद बच्चों आप नीचे वाली लाइन में आ जाइए, कुछ दरबार रास में रहते थे। कर लीजिए बच्चों, यहाँ है की जगह कुछ दरबार रास में रहते थे, ऊपर रहते थे यहाँ पर आप। उसके बाद में उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और देवण में बच्चा आप इसको कर लीजिए, कुछ दरबार रास में रहते थे और कुछ कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में रहते थे। यहाँ तक ये हमारे पहले आंतरिक प्रश्न का उत्तर है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, उनकी सहाबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। बच्चों जो ये दरबार कम्युनिटी, दरबार समुदाय के जो लोग थे ये रियासतदार थे, यानी कि उस राज्य के, उस इलाके के ये स्वयं मालिक थे। बहुत बड़ा इलाका था इनका और ये उसके मालिक थे। और इनकी सहाबी थी, सहाबी का अर्थ होता है स्वामित्व, यानी कि वहाँ पर उस पूरे इलाके पर इनका स्वामित्व था। और इनकी जो जिंदगी थी वो ऐशो आराम की जिंदगी, ऐशो आराम यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण इनका जीवन था, यानी कि बहुत बड़े इलाके के ये एक तरह से मालिक थे और इनका जो जीवन था वो सारी भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। और एक तरह से इनका राजपाट था। राजपाट का मतलब है कि ये एक तरह से वहाँ के राजा थे। ये जो कम्युनिटी थी ये वहाँ के राजा के समान थी, लेकिन फिर भी ये लोग देश के प्रति इतने समर्पित थे कि वे अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ रास में आकर बस गए थे। और इसीलिए गांधी जी ने इनके त्याग और इनकी हिम्मत की सराहना की। उन्होंने इसीलिए कहा कि इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें, क्योंकि इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाले, इतने बड़े राज्य के, इतने बड़े इलाके के मालिक होते हुए भी इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना पूरा सहयोग दिया। और इसके लिए यदि इन्हें इसके लिए इनको कई सारी चीज़ों का त्याग भी करना पड़ा तो इन्होंने उन चीज़ों का हंसते हंसते त्याग कर दिया और बहुत हिम्मत के साथ, बहुत बहादुरी के साथ, मजबूती के साथ ये महात्मा गांधी के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए, उनका पूरा सहयोग किया। तो वाकई में इनके द्वारा जो कार्य किया गया था दरबार समुदाय के लोगों द्वारा, वो वाकई में सराहनीय कार्य था और इसीलिए महात्मा गांधी ने इनकी बहुत तारीफ की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। बच्चों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक थी वो 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए वहां पहुंच गए थे। लेकिन इस बैठक से पहले वो महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गांधी जी तक संदेश पहुंचाया। लेकिन गांधी जी दांडी आंदोलन के कार्य के सिलसिले में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने जवाब भिजवाया कि अभी उनसे मिलना संभव नहीं है, क्योंकि उन तक पहुंचना कठिन है, क्योंकि उनकी यात्रा जारी थी और इस दौरान पता नहीं वो कहाँ रुकेंगे, कब रुकेंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं था। इसलिए उन तक पहुंचना कठिन था, क्योंकि अगर जवाहरलाल नेहरू उन तक पहुंचने की कोशिश भी करते तो इसके लिए समय भी लगता और गांधी जी को भी उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती, तो उनका जो तय कार्यक्रम था उसमें भी कहीं ना कहीं व्यवधान आ सकता था। और वह उस पत्र में लिखते हैं कि तुमको पूरी एक रात जागरण करना पड़ेगा, यानी कि यदि जवाहरलाल नेहरू जी को गांधी जी तक पहुंचना है तो उनको एक रात तक, एक पूरी रात जागरण करना पड़ेगा, यानी जागरण का अर्थ जागना पड़ेगा, पूरी रात उनको जागना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा नहीं जा सकता, यानी कि अगर वाकई में तुम्हें मेरे तक पहुंचना है तो तुम इस बात से नहीं बच सकते कि तुम्हें जगना पड़ेगा, तुम्हें मेरे तक पहुंचने के लिए तो जगना ही पड़ेगा। उस समय जहां भी रहूँगा संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएगा।
इस प्रयाण में कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधे पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। महात्मा गांधी उनको सीधे सीधे शब्दों में बता देते हैं कि यदि वाकई में उनको नेहरू जी को गांधी जी तक पहुंचना है तो उनको पूरी रात जगना पड़ेगा और इसमें भी उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जो संदेश वाहक है वो उनको गांधी जी तक पहुंचा देगा, लेकिन इस प्रयाण में, प्रयाण यानी यात्रा, प्रयाण का अर्थ है यात्रा, लेकिन ये जो यात्रा है, जो गांधी जी दांडी तक पहुंचने की जो यात्रा कर रहे हैं, ये बहुत ही कठिन यात्रा है उनकी। और जो उनके मछुआरे हैं वो एक नदी को पार करके नेहरू जी को गांधी जी तक पहुंचा देंगे, लेकिन यदि उस कार्य में उन मछुआरों को देर लग जाती है या नेहरू जी को इसमें देरी हो जाती है तो महात्मा गांधी, भले ही नेहरू जी राष्ट्र के प्रमुख नेताओं में से एक थे और राष्ट्र के प्रमुख सेवक भी थे वो, लेकिन फिर भी वो अपनी इस प्रयाण यानी अपनी इस यात्रा पर विराम यानी कि वे रुक नहीं सकते थे उनके लिए। यानी कि गांधी जी के लिए जो ये दांडी मार्च था, जो दांडी यात्रा थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी और वे किसी के भी लिए इस यात्रा में विराम नहीं लगा सकते थे, यानी व्यवधान नहीं कर सकते थे, रुकावट पैदा नहीं होना देना चाहते थे। वो लगातार अपनी इस यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते थे। बच्चों, आप इस पेज पर, पेज नंबर 44 पर दूसरा आंतरिक प्रश्न लिख लीजिए। हमारा दूसरा आंतरिक प्रश्न है, 21 मार्च को साबरमती तट पर क्या होने वाला था? इस संबंध में गांधी जी ने नेहरू के लिखे पत्र का क्या जवाब दिया? मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी बच्चों, 21 मार्च को साबरमती तट पर क्या होने वाला था? इस संबंध में गांधी जी ने नेहरू के लिखे पत्र का क्या जवाब दिया? बच्चों, इसका उत्तर आप इसी पेज पर, पेज नंबर 44 पर सेकंड पैराग्राफ आप यहाँ पर ब्रैकेट बना लीजिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। बच्चों, यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। यह हमारे दूसरे आंतरिक प्रश्न का उत्तर है। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही ये निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। बच्चों, वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के कारण रास में जो आम लोग, जो जनता थी, वहाँ की रास की जो जनता थी, वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के कारण जनता में बहुत रोष था। जनता सरकार से बहुत नाराज थी और ऐसी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक भी था। और गांव में जितने भी पुश्तैनी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि पीढ़ियों से जो गांव के मुखिया थे, जो गांव के पटेल थे, उन्होंने गांधी जी के पहुंचने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और गांधी जी ने भी दांडी से जब उन्होंने कूच शुरू किया तो उन्होंने पहले से ये निश्चित कर लिया था कि वे ऐसे किसी इलाके से होकर नहीं गुजरेंगे जो ब्रिटिश आधिपत्य में है। यानी कि आधिपत्य का अर्थ है प्रभुत्व वाले इलाके में, यानी कि जिस पर ब्रिटिश शासन का प्रभुत्व है, उनका अधिकार है, उस इलाके से वो बिल्कुल भी नहीं होकर गुजरेंगे। और किसी राजघराने भूभाग नहीं, गांधी जी जो है, मैंने गलत, वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही ये निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। बच्चों, वल्लभ भाई पटेल की सरकार के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई थी, उसके परिणाम स्वरूप जो रास की जनता थी
उनमें बहुत रोष था, यानी कि सरकार से वो बहुत नाराज़ थी और ऐसी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक भी था क्योंकि पटेल को बिना किसी अपराध के गिरफ्तार किया गया था और इसके पीछे सरकार का एक ही उद्देश्य था कि जो दांडी यात्रा जो निश्चित की गई थी नेताओं के द्वारा, भारत के प्रमुख नेताओं के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करना चाहते थे, उसको कहीं ना कहीं वे रोकना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता में और भारत के जो प्रमुख नेता थे उनमें कहीं भी उत्साह कम नहीं हुआ, वो लगातार आगे बढ़ते रहे। गांधी की जो रास में जो जनसभा होनी थी, उस जनसभा से पहले ही वहाँ के जो पुश्तैनी का अर्थ होता है पीढ़ियों से चले आ रहे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो वहाँ के मुखिया थे, जो वहाँ के पटेल थे, जो पीढ़ियों से गांव के मुखिया और पटेल रहे थे, उन्होंने पहले से ही उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया था। और गांधी जी ने भी जो दांडी कूच के लिए यानी दांडी रवाना होने के लिए जो अपनी यात्रा निश्चित की थी, तो उन्होंने पहले से ये निश्चित कर लिया था कि वे उन्हीं रास्तों से होकर जाएंगे जो ब्रिटिश आधिपत्य में यानी कि ब्रिटिश प्रभुत्व में आते हैं, जहाँ पर ब्रिटिश शासन का अधिकार है, वे उन्हीं इलाकों से होकर, उन्हीं भूभाग से होकर, यानी उसी रास्ते से होकर वे गुजरेंगे। वे किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा, यानी कि उन्होंने निश्चित तो कर लिया था कि वो किसी राजघराने वाले भूभाग से होकर यानी कि उस इलाके से होकर नहीं गुजरेंगे, वो ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र से ही निकलेंगे। लेकिन फिर भी उन्हें अपनी इस यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए, क्योंकि कई बार मार्ग ऐसे होते हैं कि जाना संभव नहीं होता कि वो क्योंकि बीच में पड़ता, जो बड़ौदा रियासत थी वो गांधी जी के उस रास्ते में होकर पड़ती थी और उन्हें वहाँ से निकलना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ऐसा इसलिए था कि यदि गांधी जी ऐसा नहीं करते तो यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती। बड़ौदा रियासत से होकर गुजरना एक तरह से गांधी जी की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि यदि वे उस रियासत से नहीं निकलते तो उनके लिए जो यात्रा थी ये 20 किलोमीटर और अधिक लंबी हो जाती, क्योंकि जो दूसरा रास्ता था वो अधिक लंबा था। इसलिए गांधी जी को मजबूर होकर बड़ौदा रियासत से होकर गुजरना ही पड़ा। और अगर इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर भी पड़ता, क्योंकि यदि गांधी जी अपना मार्ग परिवर्तित करते और 20 किलोमीटर लंबी यात्रा करते और अधिक यात्रा करते तो इसका असर उनके कार्यक्रम पर पड़ता, क्योंकि उनको तो 6 अप्रैल तक दांडी पहुंचना था और ये 20 किलोमीटर लंबी यात्रा उनके इस कार्यक्रम में कहीं ना कुछ परिवर्तन भी ला सकती थी। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को मान लिया और वे बड़ौदा रियासत से होकर गुजरे। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। जैसे ही जो गांधी जी और उनके जो सत्याग्रही थे वो रास पहुंचे, उनका बहुत ही भव्य स्वागत यानी कि गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ उनका वहां स्वागत किया गया। और गांधी जी के ठहरने की पहले से ही वहां व्यवस्था कर दी गई थी, उनको वहां एक धर्मशाला में ठहराया गया। और गांधी जी के साथ जितने भी सत्याग्रही गए थे उनको तंबुओं में, तंबू यानी टेंट वहाँ पर पहले से ही लगा दिए गए थे, उनके रहने की, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी गई थी। तो बाकी सत्याग्रहियों को तंबुओं में ठहराया गया। आई होप बच्चों आपको अभी तक हमने जहाँ तक ये पाठ पढ़ा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप घर पे एक बार फिर से इस पाठ को पढ़ें। आगे का जो पाठ है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।